V1 is M1 minus M2 divided by M1 plus M2 into U1 plus 2M2 divided by M1 plus M2 into U2 और V2 क्या है? And V2 is 2M1 divided by M1 plus M2 into U1 plus M2 minus M1 over M1 plus M2 U2। फाइनल वेलोसिटीज के ये दो एक्सप्रेशंस हैं, ये हमने कल डिराइव किए थे फॉर्मूले। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेशल केस है वो क्या है कि अगर दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर हो, अगर M1 और M2 बराबर है, अगर M1 और M2 दोनों को मैं M लिख लूं, ठीक है, एक पार्टिकल ये है जिसकी वेलोसिटी है U1, मास है M1, दूसरा पार्टिकल मास M2, वेलोसिटी U2। अगर ये इसको हिट करे, मैं कोलिजन के बाद की पिक्चर बना रहा हूं, ड्यूरिंग कोलिजन नहीं बनाया मैंने, M1 V1 M2 V2, ठीक। अब मैंने क्या एज्यूम करना है कि दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर है। अगर दोनों का मास बराबर होगा तो V1 कितना होगा? M माइनस M, यहीं पे जीरो आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी जीरो, प्लस 2M divided by M plus M is again 2M into U2. So V1 is equal to U2, ठीक है। और अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं V2 फाइंड करने के लिए, टेकिंग M1 and M2 to be equal, यहां बेटा 2M, यहां M plus M 2M हो गया U1 प्लस M माइनस M जीरो, तो सब जीरो ही बनेगा। तो V2 कितना बन गया? U1 के बराबर, और V1 कितना बन गया? U2 के बराबर। V1 बन गया U2 के बराबर और V2 बन गया U1 के बराबर। V1 U2 और V2 U1, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। जो कोलिजन से पहले M1 की वेलोसिटी थी, कोलिजन के बाद वो M2 के पास आ गई, और जो M2 की वेलोसिटी थी U2, वो V1 के बराबर आ गई। तो जब भी, डायरेक्टली याद रखना, जब भी दो पार्टिकल्स का मास बराबर होगा और वो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होगा उनके बीच में, तो सिंपली कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। मतलब ऐसे समझना, ये बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा? ये 8 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। जब भी दो बॉडीज के बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा, तो अगर उन बॉडीज का मास अगर सेम हुआ तो वेलोसिटीज जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज विल टेक प्लेस, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद भी रखना है। उसके बाद देखो, अगर सेकेंड केस, इफ द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, ये जो स्पेशल केसेस है ना, ये बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स ही हो गए, डायरेक्टली कुछ याद रखने आपने रिजल्ट्स। इफ द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, टारगेट बॉडी कौन सी है?
जिसको हिट किया, सेकंड वाली, यहां से एक बॉडी आ रही है, इसकी स्पीड है u1, और ये जो दूसरी वाली है जिसका मास m1 और इसका मास m2, ये रेस्ट पे है, ये टारगेट बॉडी है, ये रेस्ट पे है। तो मैं क्या बोलूंगा उस केस में, जो u2 है वो 0 ले लेना आपने। बेटा अगर u2 को 0 ले लें तो ये दो एक्सप्रेशंस जो कल किए थे, v1 क्या बन जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, है ना, u2 0, एंड v2 क्या बनेगा, 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। राइट, u2 विल बी 0, तो ये दोनों टर्म 0 हो गई। तो ये अगर टारगेट बॉडी रेस्ट पे है, कोई एक बॉडी आ रही है, न्यूमेरिकल्स में क्या है, एक बॉडी आ रही है किसी वेलोसिटी से, आगे एक बॉडी रुकी हुई है, तो फाइनल वेलोसिटीज का ये एक्सप्रेशन यूज कर लेना। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, मान लो m1 की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी कोलिजन के बाद, तो 1/2 m1 इंटू v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। कोलिजन के पहले वाले जो पैरामीटर्स हैं कौन कौन से, u1 u2 एंड m1 m2 वो गिवन होते हैं जनरली। कोलिजन के पहले वाले पैरामीटर स्पेसिफाइड होंगे, बाद वाले निकालने हैं, तो बाद वाली वेलोसिटीज बोल सकता है निकालने के लिए, या अगर मैं बोलूं मोमेंटम ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन फाइंड करो कितना है, तो मोमेंटम ऑफ m1 विल बी, मैं pf1 लिख देता हूं, फाइनल है इसलिए कोलिजन के बाद का मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम फर्स्ट वाली का कितना होगा 1/2, ये m इंटू वी, m इंटू वी काइनेटिक एनर्जी नहीं मोमेंटम है, तो m1 इंटू v1, लेकिन v1 का ये वाला एक्सप्रेशन डालना है, सो इट विल बी इक्वल टू m1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ m1। और अगर मैं पूछता सेकेंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आफ्टर द कोलिजन, सेकेंड बॉडी की टोटल तो कंजर्व है क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज सेम एज टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, लेकिन टोटल नहीं पूछा है, सिर्फ m2 के लिए पूछा है, तो kf2 बोलूंगा 1/2 m2 इंटू v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। तो अगर हमने ये याद रखे होंगे तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया कि टारगेट बॉडी रेस्ट पे है, तो टारगेट बॉडी रेस्ट पे है तो हमारे पास v1 और v2 के फॉर्मूलेज आ गए दो, यहां फिर से लिख लेता हूं कि अगर u2 0 होगा तो v1 विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 एंड v2 equals to 2m1 divided by m1 plus m2 into u1। अब इसके कुछ सब केसेस हैं, इसी में पहला केस, अगर m1 बहुत बड़ा है m2 से, जो बॉडी पहले से आ रही है पीछे से आ रही है उसका मास है 10 kg और जो बॉडी आगे है उसका मास है 10 ग्राम, इधर से एक स्टील का बॉल आ रहा है और इधर एक रबर का बॉल है, तो इमेजिन हम कर सकते हैं कि वो रबर का बॉल तो बहुत ही लाइटर हुआ, तो जब m1 m2 से बहुत बड़ा होगा ना तब हम देन कुछ नहीं करना है, m2 को आप m1 के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हो, कैसे निगलेक्ट करोगे, उसको 0 मानेंगे, एक 10 kg है एक 10 ग्राम है, तो ये नहीं बोलेंगे 10 kg माइनस 10 ग्राम, वो तो निकालने को लेंगे 9998 ग्राम, सो इट्स बेटर वी राइट 10 ग्राम 10 किलोग्राम या 1000 ग्राम, राइट। तो जब m1 m2 से बहुत बड़ा होगा
तो हम m2 को 0 एज्यूम कर लेंगे। इसके केसेस हैं तो v1 क्या बन जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय m1, क्योंकि m2 को 0 ले लिया, m1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू u1 दैट इज इक्वल टू u1 एंड v2 कितना बनेगा, 2m1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू अगेन u1, तो m1 कैंसिल, सो v2 क्या बना 2u1, v1 बन गया u1 और v2 बन गया 2u। मतलब ये ऐसा जो बन रहा है ना बेसिकली, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन को मेंटेन रख के बन रहा है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट, ये मतलब हम चेक कर सकते हैं ये चीज, एक बॉडी को रेस्ट पे लेके दूसरी बॉडी इसको हिट करे 1/2 m1 u1 स्क्वायर आ जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल, और बाद में ये वाली वैल्यूज डाल दें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी उतनी आएगी। अब अगर m2 को निग्लेक्ट करेंगे तब भी मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों का कंजर्वेशन कभी वॉयलेट नहीं होगा जब हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन आने का मतलब है कि अगर m1 m2 से बहुत बड़ा है तो v2 should become 2u1 to conserve momentum and kinetic energy, v1 should become u1 to conserve momentum and kinetic energy। अगर v1 u1 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका वायलेशन हो जाएगा, राइट। और अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि m1 बहुत छोटा है m2 से, मतलब जो बॉल पीछे से आ रहा है वो रबर का और आगे एक स्टील का बॉल पड़ा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जाएगा हिट करेगा वापस आएगा, देखना वापस आना भी यहाँ आपको दिखेगा। अगर m1 m2 से बहुत बड़ा है तो हम किसको 0 पुट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली m1 को ही 0 पुट कर लेंगे, और जब हम m1 को 0 पुट करेंगे देयरफॉर v1 क्या बन जाएगा, m1 को 0 पुट किया माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 इंटू u1, तो क्या बना v1 माइनस u1, और v2 कितना बना बेटा, m1 को 0 पुट कर लो तो न्यूमरेटर में 0 आ गया ना, तो v2 विल बिकम 0। मतलब ये एक बड़ा हैवी सा बॉल है, इधर से एक लाइटर सा बॉल आता है, इसको हिट करता है, ये तो वापस आ जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, होगा ऐसा, ये नहीं होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। और अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि यहां भी दोनों बॉडीज के मास बराबर हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं है, m1 इक्वल्स टू m2, अगर m1 और m2 बराबर हैं तो v1 कितना हो जाएगा, बोलो, m माइनस m क्या हो गया 0, सब 0, v2 कितना हो जाएगा, टू एम डिवाइडेड बाय 2m इंटू u1, तो v2 विल बी इक्वल टू u1। हो गया ना फिर से एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, एक बॉडी रेस्ट पे है, दूसरी आती है उसको हिट करती है, दोनों का मास बराबर है, तो जो रेस्ट पे थी वो मोशन में आ जाएगी उसकी वेलोसिटी लेके, और जो मोशन में थी वो रेस्ट में रहेगी। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अब, और ये स्पेशल केसेस आपके वहां काम आएंगे। क्या क्वेश्चन है देखना, एक बॉल आया u1 वेलोसिटी के साथ, दूसरा बॉल है रेस्ट पे है m2 एट रेस्ट। कोलिजन के बाद ये जो m1 था ये रेस्ट पे रहेगा, और ये जो m2 था ये u1 के साथ चल पड़ा, इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद इसके पास चली गई और इसकी इसके पास आ गई। जब जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटीज का एक्सचेंज हो जाएगा, द टू बॉडीज विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। हम क्विकली एक कोलिजन और पढ़ते हैं आज, जिसको बोलते हैं हम perfectly inelastic collision, that is a very special kind of collision।
perfectly in elastic collision. Suppose एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये u वेलोसिटी के साथ आया, आगे एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m2 और ये रेस्ट पे था, ठीक। और क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद दोनों इकट्ठे चलने लगे। जब कोलिजन के बाद दोनों इकट्ठे जाएंगे तो ये कौन सी एग्जांपल हो गई, कौन से टाइप का कोलिजन हो गया? ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। व्हाट हैपेंस इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन? द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद इकट्ठे हो जाती हैं, मतलब जुड़ जाती हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम इस सिचुएशन में? देखो मोमेंटम पी आई लिख देता हूं, टोटल इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं। जो सिचुएशन मैंने ली, इट इज m1 इंटू यू प्लस m2 इंटू 0, सो पी आई इज इक्वल टू m1 इंटू यू। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? m1 इंटू यू। एंड व्हाट इज टोटल फाइनल मोमेंटम? टोटल फाइनल मोमेंटम क्या है? pf। इट इज इक्वल टू, देखो कोलिजन के बाद दोनों मासेस तो कंबाइन हो गए एंड दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज कंबाइन हो जाती हैं एंड दे मूव with one velocity, with one common velocity। ठीक है, हम वो कॉमन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, देखना यहां। चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं, पी आई इज इक्वल टू पी एफ लगाऊं, तो मैं ये बोल सकता हूं m1 प्लस m2 इंटू वी इज इक्वल टू m1 u, है ना। उसको इसके बराबर पुट कर दिया तो आपके पास v क्या बनेगा? m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u। ठीक है, डायग्राम के साथ रिलेट करके देखो, m1 u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, m2 रेस्ट पे था, कोलिजन के बाद दोनों इकट्ठे मूव करने लगे और उनकी जो इकट्ठी वेलोसिटी है जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन वेलोसिटी। तो वो कॉमन वेलोसिटी क्या आ गई? कॉमन वेलोसिटी v आ गई आपके पास m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u। व्हाट इज कॉमन वेलोसिटी? m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u। मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा होता है, लेकिन हम देखना चाहते हैं यहाँ कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ वो कितना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस फॉर्म में हुआ वो। अगर हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी देखें, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा? फाइंड करो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई, फिर फाइंड करो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ। फिर मैं चेक करता हूं, के आई इक्वल्स टू 1/2 m1 इंटू यू स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि एक बॉडी तो रेस्ट पे ही है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई इज जस्ट 1/2 m1 इंटू यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि फाइनली बोथ द बॉडीज आर कंबाइंड
सो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। v किसके बराबर है? m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू यू का स्क्वायर। ठीक है, देखना है ये क्या बनता है। इट विल बिकम 1/2 m1 u स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 का भी स्क्वायर है। 1/2 m1 प्लस m2 और ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर है कैंसिल, m1 का स्क्वायर u का स्क्वायर आ गया। अब हमने ये देखना है कि कौन सी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है और कौन सी छोटी, दोनों के एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए। ठीक है, पता चल गया ना। इनिशियली एक बॉडी को हमने रेस्ट पे लिया, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो कॉमन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहां से डाल दिया इसमें और आपके पास आ गई है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमने इनको कंपैरिजन करना है, नाउ KI by KF will be equal to 1/2 m1 u square 1/2 m1 square u square divided by m1 plus m2। क्या क्या कैंसिल होगा? 1/2 कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल, एक m1 कैंसिल होगा और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है विल गो अप। करके देखना खुद तो आएगा, ये बन जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1। अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, ये न्यूमरेटर बड़ा है तो ये रेशियो तो ग्रेटर देन 1 होगी। सो इसका मतलब KI बाई KF जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, और जब KI बाई KF ग्रेटर देन 1 है तो मतलब KI इज ग्रेटर देन KF, which means kinetic energy before collision, therefore kinetic energy before collision is greater than kinetic energy after collision। collision से पहले kinetic energy ज्यादा और collision के बाद वो kinetic energy कम हो गई। ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है। वो जो लॉस अगर आपने कैलकुलेट करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, कैसे करेंगे? के आई माइनस के एफ, है ना। नो लॉस, पहले 10 थी अभी 8 हो गई तो लॉस तो 2 का हुआ ना। चेंज नहीं बोल रहा ना मैं, चेंज होता तो बोलते के एफ माइनस के आई। मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, 10 से 8 हो गई तो कितनी कम हुई? 2, 10 माइनस 8। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं बोलता गेन इन काइनेटिक एनर्जी तो -2 होता। वो बेसिकली माइनस का मतलब है लॉस ही हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज के आई माइनस के एफ। ठीक है, सॉरी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज के आई माइनस के एफ। ठीक है, और अगर मैं लिखता चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो के एफ माइनस के आई करके नेगेटिव आता, तो चेंज नेगेटिव हुआ मतलब लॉस हुआ। सो के आई माइनस के एफ कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना, आपको टोटल एक्सप्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा कि के आई डिवाइडेड बाय के एफ जो है दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मैं ऐसे लिखूं के आई इंटू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू के एफ, कर सकते हैं? गया इसको इधर, इसको इधर, तो के एफ कितना आ गया? के आई इंटू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मैं इस के एफ की जगह ये लिखूंगा, के आई माइनस के एफ की जगह क्या लिखूं? m1 divided by m1 plus m2 into ki, which means delta k is equal to ki into 1 minus m1 plus m1 divided by m1 plus m2. It means that delta k is equal to ki into m1 plus m2 minus m1
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये कैंसिल। ठीक है, ये मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेके कर रहा हूं कि पहली वाली बॉडी मोशन में है, दूसरी रेस्ट पे थी। हो सकता है आपको न्यूमेरिकल आए दोनों बॉडीज मोशन में है, कोलिजन के बाद इकट्ठे हो गई, तो फिर आपको U2 भी लेना है, तो आप U की जगह U1 लिख लोगे और जो हमने 0 लिया उसको U2 ले लेना। और न्यूमेरिकल में तो कैसी भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स। तो कोई एक सिचुएशन हम एज्यूम करके वी कैन सॉल्व द थिंग्स। तो हमारे पास ये डेल्टा के कितना आ गया, के आई इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसको बोलेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बोलूं बताओ व्हाट इज फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फ्रैक्शनल लॉस इज डेल्टा के डिवाइडेड बाय के आई। फ्रैक्शन क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, और वो क्या बनेगा, ये फॉर्मूले बनते हैं हमारे पास ऐसे, डेल्टा के बाय के आई क्या बना, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर मुझे पता करना है परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखूंगा, डेल्टा के बाय के आई इंटू 100%, इट इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू 100%। ठीक है बेटा, जब जब फ्रिक्शन की बात करते हैं वी कम अक्रॉस ए टर्म जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। आपके पास जो वर्क एनर्जी पार के नोट्स होंगे उसमें लास्ट में क्वेश्चंस हैं, वो भी ट्राई करो। एनसीईआरटी रखो कल अपने पास, ठीक है, विल सॉल्व एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ना, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन to relative velocity of approach। relative velocity of separation divided by relative velocity of approach, that means E is equal to V2 minus V1 divided by U1 minus U2। For perfectly elastic collision, कल पढ़ा था इक्वेशन नंबर जो 3 थी कल वाले लेक्चर में, वो थी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या था, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 था ना। तो E कितना हो गया फिर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो रेशियो तो 1 आएगी। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E1 होता है। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो V2 और V1 बराबर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर अ कोलिजन। सो जब V1 और V2 दोनों V के बराबर हैं तो E आपका 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये डिफरेंस ही 0 आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0। सो परफेक्टली, ये याद रखना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे इजी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E1 है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E0 है। लेकिन इन जनरल हमारे जो कोलिजन होंगे, जैसे कोई अगर इन इलास्टिक कोलिजन है,
फॉर an inelastic collision is less than 1 greater than 0. ठीक है, ये करो। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको करने के लिए, अभी बैठ के करने हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E is 1 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ E is 0। ठीक है, ये जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ये एक रेयर फिनोमेना है, कल भी बताया। डेली लाइफ में आप इसको ऑब्जर्व नहीं करते। दिस हैपेंस एट द एटॉमिक एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, दो एटम्स के बीच में या दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो कोलिजन हो रहे हैं वो है। इसलिए E equal to 1 cannot be realized on daily basis. It is a rare phenomenon. ठीक है, ये होता है कभी एक बॉडी, एक ट्रक आया, कार को हिट किया और दोनों जोड़े गए, तो एनर्जी का जो लॉस हुआ वो किस फॉर्म में हुआ, कहाँ गई एनर्जी? हमने अभी कैलकुलेट किया ना, एनर्जी का लॉस होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साउंड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को हिट करती है और एनर्जी का लॉस होगा ना, तभी तो हमें आवाज भी आती है। कई बार वो दूसरी बॉडी को हिट करी तो वो गर्म हो गई, सो दैट मीन्स सम एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए ये नहीं होता कभी, ऐसा कभी नहीं होता कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी सेम रहे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इसलिए डेली लाइफ में जो कोलिजन्स हो रहे हैं वो इन इलास्टिक होते हैं, इन सम केसेस परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकता है, बट डेली लाइफ में ये वाला कोलिजन नहीं होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल कोलिजन की बात करेंगे।